व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने भारत में एक शैक्षिक संदेश भेजा। यह वुड का नीति पत्र था जो वुड डिस्पैच के नाम से प्रसिद्ध था। इसने प्राच्यवादी ज्ञान के विरुद्ध यूरोपीय शिक्षा प्रणाली के व्यवहारिक लाभों पर भी बल दिया। डिस्पैच में बताया गया व्यवहारिक उपयोग में से एक आर्थिक था। इसके अनुसार यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों एवं देश के संसाधनों के विकास के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। उन्होंने तर्क दिया कि इससे भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। यह उन्हें सत्यवादी और ईमानदार बनाएगा। फलस्वरूप कंपनी को ऐसे सिविल सेवक मिल सकेंगे जो कि भरोसे के लायक होंगे। इनका मानना था कि पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था बल्कि ये लोगों में ना तो कार्य के प्रति दायित्व या समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता विकसित कर सकता है। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा उपाय तथा सरकार ने शिक्षा विभाग का गठन किया। शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण का विस्तार किया। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के विकास के लिए कई कदम उठाए। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में बदलाव का प्रयास किया गया। नैतिक शिक्षा की मांग 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में किए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। वर्ष 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सोरामपुर में अपना मिशन प्रारंभ किया। यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लाया गया। 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक विद्यालय खोले गए। परंतु 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देना मना करने लगी। सरकार को पता चला कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारिक मूल्य मान्यताओं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरह से की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। भारत में स्थानीय पाठशालाएं ये फ्रांसवा सोल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए। 18वीं सदी के आखिर में भारत में अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया। स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम ने स्थानीय विद्यालयों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट देने के लिए बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। उन्हें पता चला कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। ये पाठशालाएं आकार में छोटी थी। प्रत्येक पाठशाला में लगभग 20 विद्यार्थी थे, किंतु इन सभी पाठशालाओं में बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से अधिक थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थीं। यह शिक्षा व्यवस्था लचीली थी। कोई निश्चित शुल्क नहीं था, कोई मुद्रक पुस्तकें नहीं थी, कोई अलग अलग विद्यालय भवन नहीं थे, कोई बेंच कुर्सियां नहीं थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई अलग कक्षाएं की व्यवस्था नहीं थी, कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं था, कोई वार्षिक परीक्षा नहीं थी, कोई नियमित समय सारणी नहीं थी। शिक्षण मुख्यतः मौखिक और गुरु निर्णय लेते थे कि क्या पढ़ाना है।
शुल्क माता पिता की आय पर निर्भर करता था। इन पाठशालाओं में शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होती थी। उदाहरण के लिए फसल कटाई के समय कक्षाएं आयोजित नहीं की जाती थी, जब ग्रामीण बच्चे अक्सर खेतों में काम करते। इसका अर्थ है कि यह किसान और निर्धन परिवारों के बच्चों को भी पढ़ सकते थे। स्थानीय विद्यालयों पर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का प्रभाव 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से शिक्षा पर था, इसलिए इसने स्थानीय पाठशालाओं को बिना अधिक हस्तक्षेप के कार्य करने की अनुमति दी। वर्ष 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय विद्यालयों में स्थानीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि विद्यार्थियों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे विद्यालय छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इसमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 विद्यालय की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। प्रत्येक गुरु को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, समय सारणी के अनुसार कक्षाएं लेने के लिए कहा गया। केवल ये पाठशालाएं जिन्हें नए नियमों को स्वीकार किया, उन्हें सरकारी अनुदान के माध्यम से समर्थन दिया गया। अब अध्ययन पाठ पुस्तकों पर आधारित होने लगा। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा चलो थोड़ा बंद करे बस। कौन वाले मम्मी क्या कर रही है? ये वाले में फाइल तो हायर वाला डिस्चार्ज ना हो, इसे ना जला रही हो। बगल वाला पे ट्राई करे थे। अब भाई तो ही भाई छत में बंदर है। इसलिए ये आ रही बंदरों से जान बचा के, है ना? कंपनी के बहुत से अब अध्ययन पाठ पुस्तकों पर आधारित होने लगा। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों ने कहा कि ये नियमित रूप में शुल्क दें, नियमित रूप में कक्षाएं आएँ और तय सीटों पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। इस नई निश्चित शिक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप गरीब या किसान परिवारों के बच्चे निश्चित शुल्क के साथ शिक्षा नहीं ले सकते थे और नियमित विद्यालय नहीं जा सकते थे। इस प्रकार शिक्षा एक विलासिता बन गई और भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसे आगे नहीं बढ़ा सका। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए कार्यसूची न केवल अंग्रेज बल्कि भारतीय लोग भी शिक्षा के व्यापक प्रसार की आवश्यकता पर बल देने लगे। भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में हो रहे परिवर्तनों
से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि नए विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा धन खर्च करें। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में शामिल थे। शिक्षा पर गांधी के विचार, उनका तर्क थे कि औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मन में हीनता का भाव उत्पन्न कर दिया है। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा पापपूर्ण थी क्योंकि इसने भारतीयों के मस्तिष्क को गुलाम बना दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे। उनकी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। पश्चिमी शैली की शिक्षा में शिक्षित भारतीय मूल्यों को हेय दृष्टि से देखते थे, ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करते थे। महात्मा गांधी ने लिखा कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य की देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाएं। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, ना ही उसका आरंभ। यह तो केवल एक साधन है। उसके जरिए पुरुष और महिला को शिक्षा दी जा सकती। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोग हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने की तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के आत्मसम्मान और गरिमा उत्पन्न करता है, ना कि हीन भावना पैदा करता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को यह दिखाने के लिए विद्यार्थियों से शैक्षिक संस्थान छोड़ने का आग्रह किया कि भारतीय गुलाम बनाने के इच्छुक नहीं है। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि भारतीय भाषाओं को शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। अंग्रेजों ने भारतीयों को पंगु बना दिया था और उन्हें अपनी ही भूमि से अजनबी बना दिया था। विदेशी भाषा बोलते, स्थानीय संस्कृति की तिरस्कार करना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग यह नहीं जानते थे कि आम जनता से कैसे जुड़ा जाए। उनके अनुसार शिक्षित होने और साक्षर होने में अंतर है। अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को साक्षर बनाना क्योंकि यह पूरी तरह से पढ़ने और लिखने पर ध्यान केंद्रित करती थी, जबकि शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के मन और आत्मा का विकास करना था। शिक्षा पर टैगोर के विचार की बात करें तो बचपन में टैगोर को विद्यालय जाना पसंद नहीं था। उनका मन अक्सर भटक जाता था। उन्हें यह घुटन भरा और दमनकारी लगता था। विद्यालय एक जेल की तरह दिखाई देता था। वह एक ऐसा विद्यालय स्थापित करना चाहते थे जहां बच्चे खुश हों, जहां वह स्वतंत्र और रचनात्मक हों, जहां अंग्रेजों द्वारा स्थापित विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के कठोर और प्रतिबंधित अनुशासन के बाहर स्व सीखने के समय हों। टैगोर के अनुसार मौजूदा विद्यालयों में बच्चों की रचनात्मक होने की स्वाभाविक इच्छा उनकी आश्चर्य की भावना को खत्म कर दिया। वह मानते थे कि शिक्षकों को कल्पनाशील होना चाहिए, बच्चों को समझना होगा और बच्चों की जिज्ञासा विकसित करने की मदद करनी होगी। टैगोर का मानना है कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्हें कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में अपना विद्यालय खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, इसलिए इसका नाम शांति निकेतन रखा गया। उनका अर्थ है कि शांति का निवास, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेघा को और विकसित कर सकते हैं।
हालांकि टैगोर को महात्मा गांधी शिक्षा के विषय में कमोबेश एक जैसे विचार देखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क था। गांधी पश्चिमी सभ्यता और मशीनरी व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, शांति और नृत्य के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। एक सभ्यता मिशन के रूप में शिक्षा सन 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू किए। लागू होने तक 19वीं शताब्दी के अधिकांश समय में समग्र रूप से जनसंख्या के लिए कोई व्यापक शिक्षा नहीं थी। बाल श्रम व्यापक रूप से प्रचलित होने के कारण गरीब बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि उनके द्वारा धनार्जन परिवार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। विद्यालयों की संख्या भी चर्च द्वारा संचालित या धनी व्यक्तियों द्वारा स्थापित विद्यालयों तक ही सीमित थी। शिक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद ही सरकार द्वारा विद्यालय खोले गए और अनिवार्य विद्यालयी शिक्षा शुरू की गई। उस काल के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारकों में से एक थॉमस आर्नोल्ड थे, जो निजी विद्यालय रग्बी के प्रधानाध्यापक बने। एक माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का समर्थन करते हुए जिसमें 2000 वर्ष पूर्व लिखे गए ग्रीक और रोमन क्लासिक का विस्तृत अध्ययन था। उन्होंने कहा कि ये मुझे हमेशा से हमारे अंग्रेजी विद्यालयों में आमतौर पर अपनाए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम के महान लाभों से एक लगता है, जो इसे आकर्षित करता है। हमारा मस्तिष्क निरंतर अतीत का ध्यान केंद्रित करता है। हर दिन हम उन भाषाओं, इतिहास और उन मनुष्यों के विचार का अध्ययन करने में लगे हुए जो लगभग 2000 साल या उससे अधिक पहले रहते थे। आर्नोल्ड ने महसूस किया कि क्लासिक्स का अध्ययन मन को अनुशासित करता है। वास्तव में उस समय के अधिकांश शिक्षकों का मानना था कि ऐसा अनुशासन आवश्यक था, क्योंकि युवा लोग स्वाभाविक रूप से जंगली होते थे और उन्हें नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता थी। सभ्य वयस्क बनने के लिए उन्हें सारी और गलत, उचित, अनुचित व्यवहार के बारे में समाज की धारणाओं को समझने की आवश्यकता थी। शिक्षा विशेष रूप से वह जो उनके मस्तिष्क को अनुशासित करती थी, जिसका उद्देश्य उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना था। निष्कर्ष रूप में कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा पर विमर्श जारी है। आज़ादी से पहले भी भारत की शिक्षा व्यवस्था, भाषा को लेकर राष्ट्रवादियों के भीतर अलग अलग विचारधाराएं थी। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था का और भी विस्तार किया जा सकता है, ताकि लोगों के व्यापक वर्गों को इनमें शामिल किया जा सके। दूसरों ने आग्रह किया कि वैकल्पिक प्रणालियां बनाई जाएं, लोगों को एक ऐसी संस्कृति में शिक्षित किया जाए जो वास्तव में राष्ट्रीय हो। राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रीय आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजों ने एक शैक्षिक विरासत छोड़ी, जो आज भी विद्यालय और विश्वविद्यालयों पर स्तर पर जारी है। महत्वपूर्ण शब्दावली में प्राच्यविद क्या है? एशिया, जिन्हें एशिया की भाषा और संस्कृति का विद्वतापूर्ण ज्ञान है, वो प्राच्यविद है। मुंशी, वह व्यक्ति जो फारसी पढ़ लिख और पढ़ा सकता है। स्थानीय भाषा, यह शब्द आमतौर पर किसी स्थानीय भाषा या बोली को संदर्भित करता है जिसके लिए उपयोग किया जाता है, जो मानक भाषा के रूप में देखी जाने वाली भाषा से भिन्न होती है।
आंग्लविद अंग्रेजी साहित्य का विशेषज्ञ या विद्यार्थी था। संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब हम देश के आकार और विविधता पर विचार करते हैं तो इसकी लंबाई और जटिलता समझ में आती है। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल वर्तमान और विविधतापूर्ण था बल्कि विभाजित था। देश को एकजुट रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए संविधान बनाना पड़ा। इसने अतीत और वर्तमान के घावों को भरने, विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों के भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में एक साथ लाने की कोशिश की। इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं का पोषण करने का प्रयास किया। भारत का संविधान 26 दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच तैयार किया गया। इसमें 11 सत्र आयोजित किए गए जिसमें 165 दिन तक बैठकें हुईं। इसके प्रारूपण के पीछे गहन बहस हुई और उन बहसों ने संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए एक खाका तैयार किया। उथल पुथल का दौर 15 अगस्त 1947 आशा के साथ घोर निराशा का भी समय था। भारत आज़ाद तो हो गया था लेकिन उनका बंटवारा भी हो चुका था। लोकप्रिय स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो संघर्ष ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे व्यापक लोकप्रिय आंदोलन था। साथ ही विदेशी सहायता से संघर्ष के माध्यम से आज़ादी हासिल करने के लिए सुभाष चंद्र बोस का प्रयास सराहनीय था। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में देश के विभिन्न हिस्सों में श्रमिकों और किसानों के छुटपुट लेकिन समय पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन लोकप्रिय विद्रोहों की एक उल्लेखनीय विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता की डिग्री थी। इसके विपरीत दो प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग बार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में प्रारंभ हुए हिंसा के साथ पूरे उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग एक वर्ष तक लगातार दंगे हुए। हिंसा की परिणति पराजय में हुई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रसन्नता और आशा का विस्फोट हुआ, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों और पाकिस्तान में हिंदुओं तथा सिखों को जब एक क्रूर विकल्प का सामना करना पड़ा। अचानक मौत का खतरा अब यह अवसरों की समाप्ति। दूसरी तरफ अपनी सदियों पुरानी जड़ों को जबरन तोड़ना नए राष्ट्र के सामने रियासतों की एक और समस्या थी। राज की अवधि के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 क्षेत्र नवाबों और महाराजों के नियंत्रण में था, लेकिन जो ब्रिटिश कानून के प्रति निष्ठा रखते थे। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो इन राजाओं की संवैधानिक स्थिति अस्पष्ट बनी रही। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के तहत की गई थी। इसमें से 292 प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा चुने गए, जबकि 93 रियासतों द्वारा मनोनीत किए गए। ये सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार द्वारा नहीं चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। समाजवादियों का मानना था कि संविधान सभा अंग्रेजों की देन थी, इसलिए संविधान सभा में एक ही पार्टी कांग्रेस का वर्चस्व था। संविधान सभा में के 82% सदस्य कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस एक मत वाली पार्टी नहीं थी। इसके सदस्यों की गंभीर मुद्दों पर राय अलग थी। कुछ सदस्य समाजवाद से प्रेरित थे, जबकि अन्य जमींदारी व्यवस्था के रक्षक थे। कुछ सांप्रदायिक पार्टियों के करीब थे, जबकि
अन्य मुखर रूप में धर्मनिरपेक्ष थे। एक एंग्लो इंडियन सदस्य फ्रैंको एंथनी के शब्दों में तकनीकी रूप से अंग्रेजों कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप में आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे। संविधान सभा के भीतर की चर्चाएं जनता द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से प्रेरित थीं। समाचार पत्रों में तर्कों की सूचना दी गई, प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस हुई। इस प्रकार जनता की सामूहिक भागीदारी रही। मुख्य आवाजें संविधान सभा के 6 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। नेहरू ने महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव के साथ साथ इस प्रस्ताव की भी पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा। इसके केंद्र में गहरे नीले रंग का एक पहिया होगा। पटेल ने कई रिपोर्टों का मसौदा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। विरोधी दृष्टिकोण में सामंजस्य बिठाने का काम किया। राजेंद्र प्रसाद की भूमिका विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में थी, जहां उन्हें चर्चा को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाना था। बी.आर. अम्बेडकर को एक प्रमुख नेता और कानूनी विशेषज्ञ एवं मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे संविधान का पहला मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। गांधी जी की सलाह वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल हुए। गांधी जी की सलाह पर बी.आर. अम्बेडकर केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून मंत्री के रूप में शामिल हुए। उनके साथ दो सामान्य वकील गुजरात के के.एम. मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी शामिल थे। इन 6 सदस्यों को 2 सिविल सेवकों द्वारा महत्वपूर्ण सहायता दी गई थी। एक थे भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राज, जिन्होंने सामान्य देशों में प्राप्त राजनीतिक प्रणालियों की गहन अध्ययन के आधार पर पृष्ठभूमि पत्रों की एक श्रृंखला तैयार की। दूसरे थे ड्राफ्टमैन एस.एन. मुखर्जी, जिसके पास जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट कानूनी भाषा में रखने की क्षमता थी। संविधान की दृष्टि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प पेश किया। इसने स्वतंत्र भारत में संविधान के परिभाषिक आदर्शों को रेखांकित किया और संविधान निर्माण के लिए रूपरेखा प्रदान की। उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया, जिसके नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता की गारंटी थी और तथा आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों व दलित और सामान्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेहरू ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी क्रांतियों का भी आह्वान किया। भारतीय संघर्ष को अतीत की इन क्रांतिकारी क्षणों से जोड़कर नेहरू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष को स्वतंत्रता और आबादी के संघर्ष के एक लंबे इतिहास के भीतर रखने की कोशिश की। उन्होंने लोकतंत्र के विशिष्ट स्वरूप को परिभाषित नहीं किया, सुझाव दिए कि इसका निर्णय विचार विमर्श के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य लोकतंत्र के उदार विचारों को आर्थिक न्याय के समाजवादी विचार के साथ मिलाना और उन सभी विचारों को भारतीय संदर्भ में फिर से अपनाना और फिर से काम करना होगा।
लोगों की इच्छा। वर्ष 1946-47 की सर्दियों में जैसा कि विधानसभा में विचार विमर्श हुआ, लोगों की इच्छा। वर्ष 1946-47 की सर्दियों में जैसा कि विधानसभा में विचार विमर्श हुआ, अंग्रेजों द्वारा भी भारत में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम प्रशासन स्थापित किया गया, लेकिन यह केवल लंदन में वायसराय और ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के तहत ही काम कर सकता था। एक साम्यवादी सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा के विचार विमर्श पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी स्याह दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने सदस्यों और भारतीयों की शाही शासन के प्रभाव में पूरी तरह मुक्त कराने का आग्रह किया। लेकिन नेहरू ने दोहराया कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार का इसके जन्म में हाथ था और उसने कुछ शर्तें लगाई जिसके तहत विधानसभा को कार्य करना पड़ा, लेकिन सभा को अपनी शक्ति लोगों की इच्छा से मिली। लोकतंत्र, समानता, न्याय ऐसे आदर्श थे जो भारत के सामाजिक संघर्षों से जुड़े थे। इस प्रकार वे भारतीयों के लिए विदेशी आदर्श नहीं थे। जब 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने की मांग की, तो वे सामाजिक न्याय की गुहार लगा रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के सुधार के लिए अभियान चलाया, तो वे चाहते थे कि धर्म अधिक न्यायपूर्ण बने। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों या कम्युनिस्टों और समाजवादियों द्वारा संगठित श्रमिकों तथा किसानों की पीड़ा की ओर ध्यान दिलाया, तो वे आर्थिक सामाजिक न्याय की मांग कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अनिवार्य रूप में लोकतंत्र और न्याय, नागरिकों के अधिकारों एवं समानता के लिए एक संघर्ष था। 1909 से 1935 के संवैधानिक अधिनियमों द्वारा भारतीयों द्वारा सीधे बहस नहीं की गई, उन्हें तैयार नहीं किया गया। इनमें औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रांतीय निकायों को चुनने वाले मतदाताओं का पिछले कुछ वर्षों से विस्तार हुआ, लेकिन वर्ष 1935 में भी यह वयस्क आबादी के 10 से 15% से अधिक तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि कोई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस दृष्टिकोण से रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे, वह यह था कि संविधान एक स्वतंत्र संप्रभु भारत का राज्य था। अधिकारों का निर्धारण व्यक्तिगत नागरिकों, समूहों, जनसंख्या, अल्पसंख्यकों आदि के अधिकारों के इर्द गिर्द सवाल छिपे हुए थे। इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं था, न ही इन्हें लेकर बहस चल रही थी। नेहरू ने घोषणा की, संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में मौजूदा भावनाओं को पूरा करना होगा, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि अलग अलग समूहों ने अलग अलग तरीकों से अपनी इच्छा व्यक्त की और अलग अलग मांगे रखी। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समस्या। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को जारी रखने के लिए एक सशक्त दलील दी। उनका मानना था कि अल्पसंख्यक हर जगह मौजूद हैं और एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाने की ज़रूरत है जिसमें अल्पसंख्यक दूसरों के साथ सद्भाव से रह सके और समुदायों के बीच मतभेद को कम किया जा सके। उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन तभी संभव है जब राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का अच्छा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ें सुनी जाएं, उनके विचार को ध्यान में
रखा जाए। केवल पृथक निर्वाचन क्षेत्र यह सुनिश्चित करेगा कि देश के शासन में मुसलमानों की सार्थक आवाज़ हो। मुसलमानों की ज़रूरत और मुसलमानों को गैर मुसलमानों द्वारा ठीक से नहीं समझी जा सकी। अलग निर्वाचन क्षेत्रों की इस मांग के अधिकांश राष्ट्रवादियों ने गुस्सा और निराशा पैदा की। अधिकांश राष्ट्रवादियों ने पृथक निर्वाचन को लोगों को विभाजन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर शुरू किए गए एक उपाय के रूप में देखा गया। आरवी धुलेकर ने एक गांव पर एक मांग का जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को लंबे समय के लिए भुलाने के लिए ही अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। सरदार पटेल के अनुसार पृथक निर्वाचन का एक जहर है जो हमारे देश की राजनीति में घुस गया है। यह ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे खिलाफ कर दिया और देश को विभाजित कर दिया। गोविंद वल्लभ पंत ने घोषणा की कि यह न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि यह उन्हें स्थायी रूप में अलग कर देगा, उन्हें असुरक्षित बना देगा। उन्हें सरकार के भीतर गोविंद वल्लभ पंत ने घोषणा की कि यह न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि यह उन्हें स्थायी रूप से अलग थलग कर देगा, उन्हें असुरक्षित बना देगा और उन्हें सरकार के भीतर भी प्रभावी अधिकार से वंचित कर देगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र आत्मघाती थे। बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व था कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझने का प्रयास करे, उनकी आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखे। ये सभी तर्क राजनीतिक एकता बनाने और एक राष्ट्र बनाने के लिए दिए गए थे। उन्हें क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के रूप में ढालना था, प्रत्येक समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित करना था। सामाजिक आर्थिक अधिकारों की मांग NG रंगा एक समाजवादी जो किसान आंदोलन के नेता थे, ने आग्रह किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक संदर्भ में की जानी चाहिए। रंगा के लिए वास्तविक अल्पसंख्यक गरीब और दलित थे। उन्होंने बताया कि संविधान का कानूनी अधिकार एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन गरीब लोगों के लिए एक निरर्थक है। ऐसी परिस्थितियां बनाना आवश्यक था जहां सभी संवैधानिक रूप से निहित इन अधिकारों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें। आदिवासियों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाशाली वक्ता जयपाल सिंह भी थे, जिन्होंने जनजाति की रक्षा करने, ऐसी स्थितियां सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर वाकपटुता की बात की जो सामान्य जनसंख्या के स्तर पर आने में मदद कर सके। उन्होंने तर्क दिया कि जनजातियां संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्हें उस भूमि से बेदखल कर दिया गया था जिस पर वे बसे थे। उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया था। उन्हें स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया था। शेष समाज ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, उन्हें तिरस्कार कर दिया था। उन्होंने आदिवासियों को शेष समाज से अलग करने वाली भावनात्मक और शारीरिक दूरी के तोड़ने की मार्मिक अपील की। जयपाल सिंह अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि आदिवासियों को अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के लिए विधायिका में सीट का आरक्षण आवश्यक था। हमने कभी विशेष अधिकारों की मांग नहीं की। बम्बई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की, आरक्षित सीटों की नहीं, न ही पृथक चुनाव क्षेत्र की।
हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग की। हमने उस बराबरी की मांग की जिसने बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते हैं, जिससे पुरुष महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। दलित वर्गों के लिए सामाजिक दिव्यांगता को दूर करना। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की और महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा। दलित जातियों के कुछ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि अछूतों की समस्या को केवल सुरक्षा और सुरक्षा के उपायों के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता। उनकी दिव्यांगता सामाजिक मानदंडों और जाति समाज के नैतिक मूल्यों के कारण थी। संख्यात्मक रूप में दलित जातियां अल्पसंख्यक नहीं थीं। वे कुल जनसंख्या का 20 से 25% थी। उनकी पीड़ा उनके व्यवस्थित हाशिए पर रखे जाने के कारण थे, न केवल उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता के कारण उनकी शिक्षा तक कोई पहुंच नहीं थी और ना ही प्रशासन में उनका कोई हिस्सेदारी थी। संविधान सभा ने अंततः सिफारिश की कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए। हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। विद्यालय, विधानसभाएं एवं सरकारी कार्यालयों में नौकरियों में सबसे निचली जातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। लेकिन यह भी माना गया कि केवल संवैधानिक कानून के जरिए सामाजिक भेदभाव को नहीं मिटाया जा सकता। समाज के अंदर नजरिए का बदलाव लाना होगा। नेहरू ने कहा कि अब जबकि विभाजन एक स्थापित तथ्य है, एक कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण प्रदान करना देश के हितों के लिए हानिकारक होगा, जो शांति सुनिश्चित करने, साझा चिंता के महत्वपूर्ण मामलों में समन्वय स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे देश के लिए प्रभावी ढंग से बोलने में असमर्थ होगा। राज्य की शक्तियां। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होंगे। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुकी है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन व्यवस्था देश के हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित नहीं करने में, आम सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियाँ प्रदान की गई: संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सूची की शक्तियाँ राज्य में निहित, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी थी। सामान्य संघों की तुलना में अधिकांश वस्तुओं को संघ सूची में तथा प्रांतों की इच्छा के अनुसार कुछ वस्तुओं के समवर्ती सूची में रखा गया, जिस पर संघ व राज्य दोनों का अधिकार था। खनिजों और प्रमुख उद्योगों पर भी संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन संभालने की शक्ति देता है। बेहतर देशभक्त कौन है? मैसूर के सर स्वामी मुदालियार ने 21 अगस्त 1947 को बहस में कहा था कि शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं और जो इस संसाधन पर
संसाधन पर कड़ी नज़र रखना चाहते हैं। उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। शक्तियों के राजकोषीय विभाजन की प्रणाली जटिल थी। कुछ करों उदाहरण के लिए सीमा शुल्क और कंपनी कर से केंद्र से सारी आय अपने पास रख ली। सामान्य मामलों में जैसे आयकर उत्पाद शुल्क इसे राज्यों के साथ साझा किया गया। सामान्य मामलों में उदाहरण के लिए संपत्ति शुल्क इसने उन्हें पूरी तरह से राज्यों को सौंप दिया। इस बीच राज्य स्वयं कुछ कर सकते थे और कर एकत्र कर सकते थे। इसमें भूमि तथा संपत्ति कर, बिक्री कर और बोतलबंद शराब पर अत्यधिक लाभदायक कर शामिल थे। संविधान में केंद्र पूर्वग्रह राज्यों के अधिकारों का सबसे मुखरता से बचाव मद्रास के संथानम ने किया। उनका विचार था कि यदि केंद्र की जिम्मेदारियों से अधिक बोझिल होगा तो यह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इसके कुछ कार्यों में मुक्त करना चाहिए। उन्हें राज्यों को हस्तांतरित करके केंद्र को सशक्त बनाया जा सकता है। संथानम को लगा कि शक्तियों का प्रस्तावित आवंटन राज्यों को पंगु बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को गरीब बना देंगे क्योंकि भूमि राजस्व को छोड़कर अधिकांश करों को केंद्र का अधिकार बना दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में सभी प्रांत केंद्र के खिलाफ विद्रोह करेंगे। एक सशक्त केंद्र की आवश्यकता प्रांतों की अधिक शक्ति देने के तर्क पर विधानसभा में तीखी प्रतिक्रिया हुई। अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक मजबूत और एकजुट केंद्र चाहते हैं जो उस केंद्र से कहीं अधिक मजबूत है जिसे हमने 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया था। कई सदस्यों ने बार कहा था कि सांप्रदायिक उन्माद को रोकने के लिए केंद्र की शक्तियों को मजबूत करना होगा। गोपालस्वामी अयंगर ने घोषणा की कि केंद्र को यथासंभव मजबूत बनाया जाना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से तर्क दिया कि केवल एक मजबूत केंद्र ही देश की भलाई के लिए योजना बना सकता है, उपलब्ध आर्थिक संसाधन को जुटा सकता है, एक उचित प्रशासन स्थापित कर सकता है और विदेशी आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा कर सकता है। उस समय की हिंसा ने केंद्रीकरण को और बढ़ावा दिया। अराजकता को रोकने और देश के आर्थिक विकास को योजना बनाने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता माना गया। इस प्रकार संविधान ने कई राज्यों की तुलना में भारत संघ के अधिकारों के प्रति एक संपूर्ण पूर्वाग्रह दिखाया। राष्ट्र की भाषा 1930 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया कि हिंदुस्तानी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण थी। यह भारत के लोगों के एक बड़े वर्ग की लोकप्रिय भाषा थी तथा यह विविध संस्कृतियों के संपर्क से समृद्ध एक मिश्रित भाषा थी। महात्मा गांधी ने सोचा कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा होगी। यह हिंदुओं, मुसलमानों और उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि हर किसी को ऐसी भाषा में बात करना चाहिए जिसे आम जनता आसानी से समझ सके। इसलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी का समर्थन किया। लेकिन 19वीं सदी के अंत में एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी को धीरे धीरे लगभग बदलाव आ रहा था। जैसे जैसे सांप्रदायिक झगड़े बढ़ते हुए हिंदू और उर्दू में भी दूरी बढ़ने लगी। फारसी और अरबी
मूल के सभी शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ करने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया गया। साथ ही उर्दू का तेजी से फारसीकरण हो रहा था। परिणाम स्वरूप भाषा आर्थिक पहचान की राजनीति से जुड़ गई। राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर विचार दोहराते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए, ना फारसीनिष्ठ उर्दू। यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। हमें उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खोलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। स्वयं को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना और साझेदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। हिंदी के लिए एक निवेदन। संयुक्त प्रांत के एक कांग्रेसी आरवी धुलेकर ने आक्रामक दलील दी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया। संविधान सभा की भाषा समिति ने 1947 में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन देने वालों को और इसका विरोध करने वालों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए एक समझौता सूत्र के बारे में सोचा। इसने निर्णय लिया कि देश अभी तक औपचारिक रूप में घोषित नहीं किया गया कि देवनागरी लिपि में हिंदी आधिकारिक भाषा होगी, लेकिन हिंदी में परिवर्तन धीरे धीरे होगा। उन्होंने योजना बनाई कि पहले 15 वर्षों तक सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत के भीतर आधिकारिक कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में से एक को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की बजाय आधिकारिक भाषा के रूप में संदर्भित किया, यह आशा करते हुए कि यह उत्तेजित भावनाओं को शांत करेगी और एक ऐसे समाधान पर पहुंचेगी जो सभी को स्वीकार होगा। प्रभुत्व का डर। मद्रास से श्रीमती जी दुर्गाबाई ने भाषा चर्चा के विकास के तरीके के बारे में उनकी चिंताओं को समझाया। उन्होंने सदन को सूचित किया कि दक्षिण में हिंदी के खिलाफ विरोध बहुत मजबूत था। उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि हिंदी प्रांतीय भाषा की जड़ों को काटती है। दुर्गाबाई ने महसूस किया कि कोई भी कदम जो हिंदुस्तानी के समावेशी और समग्र चरित्र को नष्ट करता है वह विभिन्न भाषा समूहों के बीच चिंताओं और भय पैदा करने के लिए बाध्य है। जैसे जैसे चर्चा बढ़ती गई कई सदस्यों ने समंजस की भावना की अपील की। मद्रास में टी ए रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ भी किया जाए वह सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ावा दिया तो हिंदी के हित में मदद नहीं मिलेगी। केंद्रीय विधानसभाओं पर समझौते। संविधान की एक केंद्रीय विशेषता में पर्याप्त सहमति थी। यह प्रत्येक वयस्क भारतीयों को वोट देने वाली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर था। कई लोकतंत्र में वोट धीरे धीरे चरणों में दिए जाते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में केवल संपत्ति वाले पुरुषों को पहले वोट देने के लिए अनुमति दी गई थी। फिर शिक्षा वाले पुरुषों को अनुमति दी गई।
एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद मजदूर वर्ग और किसान पृष्ठभूमि के पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को यह अधिकार दिलाने के लिए और भी संघर्ष की जरूरत थी। लगभग सहमति वाले संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता धर्मनिरपेक्षता पर जोर देना था। संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के मौलिक अधिकार शामिल किए गए। राज्य द्वारा सभी धर्मों के उत्थान के साथ समान व्यवहार की गारंटी दी गई और धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा बनाए रखने के अधिकार दिया गया। समुदायों के भीतर सुधार के लिए एक निश्चित विविध स्थान बनाया गया। इसका उपयोग अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने और व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों में बदलाव लाने के लिए किया गया था। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अपना स्वयं का संस्करण तैयार किया जिसमें कोई पूर्ण अलगाव नहीं था, बल्कि सभी धर्मों में से सैद्धांतिक दूरी थी। निष्कर्ष रूप में कहें तो भारत में संविधान सभा का निर्माण एक जटिल और महत्वपूर्ण कार्य था, जिसे देश के विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। भारतीय संविधान सभा में हुई बहसें उन मूल सिद्धांतों और नीतियों को स्पष्ट करने में सहायक थी जो नए स्वतंत्र राष्ट्र का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों की गहन जांच की अनुमति दी। यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान व्यापक विचार विमर्श और सर्वसम्मति निर्माण का उत्पाद था। हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा। देश का सर्वोच्च कानून बना हुआ है, जो शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है तथा भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। महत्वपूर्ण शब्दावली धर्मनिरपेक्षता राज्य के मामलों से धर्म को अलग करना, सभी धर्मों के समान व्यवहार सुनिश्चित करना, समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जहां उत्पादन वितरण और विनियमन के साधन का स्वामित्व या विनिमय समग्र रूप में समुदाय के पास होता था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह सिद्धांत की सभी वयस्क नागरिकों के जाति लिंग धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। संप्रभु सर्वोच्च अधिकार या शक्ति वाला एक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में इसका अर्थ है कि बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के बिना अपने क्षेत्र और नागरिकों का सर्वोच्च अधिकार रखना। गणतंत्र सरकार का एक रूप जिसमें देश का प्रमुख निर्वाचित या नियुक्त अधिकारी होता है, न कि वंशानुगत राजा। आत्मसातीकरण व्यक्तियों या समूहों को एक बड़े सांस्कृतिक या सामाजिक ढांचे में एकीकृत या समाहित करने की प्रक्रिया। हाशियाकरण यह वह सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों या समूहों को समाज की हाशिए या परिधि पर धकेल दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर उन्हें सार्थक भागीदारी से बाहर कर दिया जाता है।